Hello students, how are you all? So we have already completed our first unit, National Income of Macroeconomics. Now today we are going to start our second unit, that is Money and Money Supply. Money, इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, यानी कौन सी बात जो है स्ट्रक करती है? मनी का नाम सुनते ही बहुत से के आपके दिमाग में आया होगा 500 का नोट, 500 रुपीज़ नोट, या फिर पेपर कॉइन्स, 100 रुपीज़ नोट। इन्हीं चीज़ को कंसिडर करते हैं बेसिकली जब मनी का वर्ड हम सुनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पेपर नोट्स और कॉइन्स को ही हम मनी कहते हैं? तो ऐसा नहीं है। मनी बेसिकली होता क्या है फिर? तो मनी आज की इस क्लास में हम यही सब जानने वाले हैं कि मनी एक्चुअल में क्या होता है, इकोनॉमिक टर्म्स में हम मनी को क्या कहते हैं, और मनी सप्लाई एक कंट्री में कैसे की जाती है और कौन करता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनीज की। तो मनी की डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? जो मनी करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी अटपटी सी डेफिनेशन है कि मनी वो है जो मनी करता है। ये सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बेसिकली ये फिर आपको सही लगने लगेगी, एकदम मीनिंगफुल लगने लगेगी। तो मनी है क्या? मनी वो है जो मनी के फंक्शंस हैं। अब मनी के डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं? मनी के डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो एग्जैक्टली जो पहले हम कंसिडर करते हैं, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी बेसिकली वर्क करता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, ट्रांजेक्शन के तौर हम कर सकते हैं। कोई गुड्स हमने परचेज करनी है, किसी भी चीज़ को हम परचेज करनी, तो मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एज अ मीडियम के तौर पर ये वर्क करता है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाती है, उसको हम मनी कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप बताइएगा, सोचिएगा कि क्या वो मनी है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या वो मनी है कि नहीं है। एक लड़का है, लाइक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, एक स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो एक उसके फादर जब वो डेली स्कूल जाता है तो क्या करते हैं, उसकी एक पेज निकालते हैं, एक पेपर में एक नोट लिखते हैं, ₹100 और ₹50 लिखते हैं। लिखने के बाद नीचे डेट डालते हैं, डेट डालने के बाद उस पर साइन कर देते हैं। वो बच्चा उस पेपर को लेकर जाता है, उस पेपर नोट को लेकर जाता है। नॉर्मल पेपर नोट है, सिर्फ फादर ने साइन किया हुआ है। उसको एक शॉपकीपर, वो शॉपकीपर जो उनका पड़ोसी था, जो उसके फादर को बखूबी जानता था, उसको देता है। और जो भी वैल्यू, उस जितना अमाउंट उसमें लिखा हुआ है, उस अमाउंट की वैल्यू के तक कोई भी चीज़ वो परचेज करता है, चाहे वो बिस्किट्स हों, अपने चॉकलेट्स हों खाने के लिए, या फिर पेन हो, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स हो, एनीथिंग जो भी वो परचेज करता है उसको वो मिल जाता है। तो आप बताइए इस केस में वो पेपर नोट जिस पर लिखा, नॉर्मली हैंड से लिखा गया था, क्या वो यहाँ पर मनी है? यस, यहाँ पर वो क्या है? मनी है। क्यों वो यहाँ पर मनी है? वो मनी इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर मनी का फंक्शन कर रहा है। और मनी का फंक्शन क्या है? मनी का मेन फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो वहाँ पर हम उसको मनी कंसिडर करते हैं। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस तरह की डेफिनेशन क्यों है कि मनी इज व्हाट मनी डज। क्लियर है? तो मनी क्या है? मनी जो करता है, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या सर्व करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सर्व करता है। तो बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, जो कि एक प्राइमरी फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है, इसके अलावा इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। जब हम डिफर्ड पेमेंट्स की बात करते हैं, जब हम डिफर्ड वर्ड की बात करते हैं, तो डिफर्ड का मतलब बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होता है? डिफर्ड का मतलब यहाँ पर होता है आपका फ्यूचर रिलेटेड। क्या होता है? फ्यूचर रिलेटेड यहाँ पर आपका होता है। ओके, फ्यूचर रिलेटेड यानी फ्यूचर से कोई भी चीज़ रिलेटेड हो, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आपको करनी हो, यानी आपने आज उधारी पर सामान खरीदा, लेकिन आप जो उसके पेमेंट हो वो 1 महीने 2 महीने बाद कर रहे हो, वो बेसिकली क्या है? फ्यूचर या फिर डिफर्ड पेमेंट्स हम उसको कहते हैं। अब मनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं? मनी के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो हैं, मनी एक्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ आप लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ एक छोटे से
प्लास्टिक कार्ड में रख सकते हो, दैट इज योर एटीएम कार्ड और योर डेबिट कार्ड और यू कैन से क्रेडिट कार्ड, आप उसमें रख सकते हो इजीली और आसानी से उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो बेसिकली किस फॉर्म में, वहाँ पर कार्ड आप स्वाइप करते हो, कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हो तो वो भी क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी ओनली, उसको भी हम मनी ही कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है मनी इज़ मेजर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी पूछता हूँ आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ऑब्वियस सी बातें कर रहे हो कि मैं पूछता हूँ बताइए मोबाइल फ़ोन आपका कितने में लिया, आप तुरंत उसको मनी फॉर्म में बताओगे 30,000, 40,000 और 20,000 जो भी है। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे पेन है आपके पास, ये है, कितने में लिया, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़। आप तुरंत, आप जब यहाँ पर देख रहे हो आपने किस टर्म्स में आंसर दिया, रुपीज़ टर्म्स में आंसर दिया, तो रुपी क्या है बेसिकली, इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी ओनली। तो आप मनी टर्म्स में आंसर दे रहे हो, इसका मतलब हर एक वैल्यू को, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आप मार्केट में अगर लेकर जाते हो तो उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, इसलिए इसके एक फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेज़र ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। अगर आपको आज लोन लेनी है और 1 साल बाद पैसा चुकाना है तो 1 साल बाद कितना पैसा चुकाना है आज वो अभी कैलकुलेट आप कर सकते हो। ये भी स्टैंडर्ड किसने रखा, ये भी स्टैंडर्ड रखा है किसने, मनी ने, ये भी स्टैंडर्ड रखा है। तो बेसिकली ये 4 फंक्शंस हैं जो मनी के हैं। कौन कौन से हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। एक और है यहाँ पर फंक्शन, वो है आपका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। 5th फंक्शन आप कह सकते हो क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आप आसानी से अब वैल्यू को वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से उसको ले जा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। वेरी इजी हो गया ना। नाउ अगर बड़े बड़े नोट होते आपके पास तो लाइक यू हैव टू ट्रांसफर 1 करोड़ रुपीज़, तो 4-5 बैग लेकर ले जाना पड़ता और कितना रिस्की रहता। नाउ only you have to put a credit card or a check note or a demand draft in your pocket और आसानी से आप जहाँ जहाँ जितनी भी बड़ी रकम चाहें वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। अब मनी का ओरिजिन आया कहाँ से, मनी का ओरिजिन बेसिकली हुआ कहाँ से। जब हम मनी के ओरिजिन या फिर इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इससे पहले क्या था, इससे पहले था बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर सिस्टम। गुड्स वर एक्सचेंज विथ गुड्स ओनली, तो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उनको जैसे जैसे उसके वहाँ पर खामियां या फिर ड्रॉबैक्स दिखे, उन ड्रॉबैक्स को सॉल्व करते हुए हम मनी के फॉर्म पर आ गए, यानी मनी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आ गए। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। एक्सचेंज की जो नीड थी, जो ज़रूरत थी, ज़रूरत कैसे पड़ी, वो बड़ी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम से, उनकी खामियां, उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। किसी भी चीज़ का जब आप ईजाद करते हैं तो क्यों ईजाद करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम एक नया प्रोडक्ट या फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ी, आसानी करने के लिए ज़रूरत पड़ी मनी कॉन्सेप्ट की, और वहीं से हमारा मनी कॉन्सेप्ट आया। Therefore, money is generally defined as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange. As I told you, money as a medium of exchange उस मनी का जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। तो जहाँ पर हम ये काम करते हैं, इसे एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, तो 1 मिनट के लिए सिर्फ। क्या था, एक आपने भी सुना होगा बेसिकली इन वेरी अर्ली क्लासेस, क्या होता, एक राजा थे, बड़े जख्मी थे। तो वहाँ पर एक कॉबलर आप कह सकते हो, जो चमड़े का काम करता है, वो वहाँ पर मिला उनको, उसने उनको बचा लिया। बचाने के बाद जब राजा एकदम हेल्दी हो गया तो उसने उस कॉबलर से पूछा, जो लेदर का काम करता था, कि बताइए आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बस कुछ दिनों के लिए या फिर 1 दिन के लिए राजा बना दीजिए। तो राजा ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी करी और उसको राजा बना दिया। सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने मनी का कॉन्सेप्ट, यानी वहाँ पर गोल्ड कॉइन को हटाकर या फिर सिल्वर कॉइन को हटाकर वहाँ पर किस चीज़ के कॉइन्स चला दिए, लेदर कॉइन्स चला दिए। जब लेदर कॉइन्स चला दिए, ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पर लेदर कॉइन्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर कोई भी चीज़ मार्केट में आपको परचेज करनी है। तो यहाँ पर लेदर कॉइन क्या हो गया, आपका मनी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर पेपर नोट्स ही मनी होते तो जो पहले पुराने वाले डिमोनेटाइजेशन के वक्त जो हमारे पुराने वाले 500 और 1000 के नोट्स थे, उनको आप ले जाइए मार्केट में, ज़रा देखिए, अगर मार्केट शॉपकीपर आपको कोई सामान देता है, सामान तो नहीं देगा लेकिन गालियाँ बहुत देगा।
है कि नहीं है? क्यों? पहले वो था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है ना। मनी का फंक्शन क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, इसलिए वो मनी कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ नेक्स्ट है हमारा बार्टर सिस्टम। जैसे मैंने आपने कहा मनी की जरूरत पड़ी थी, मनी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी थी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स की वजह से। बार्टर सिस्टम के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनको खत्म किया, वही मनी के फंक्शंस बन गए। क्या बन गए? वही मनी के फंक्शंस बन गए। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम वेरी सिंपल है। बार्टर सिस्टम का मतलब है गुड्स वर एक्सचेंज विथ गुड्स। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, यानी एक सामान के बदले में आप दूसरा सामान दें। अब यहाँ पर ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? जब ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक और सबसे मेजर ड्रॉबैक था, वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए आपके पास व्हीट है और सामने वाले के पास राइस है। अब इनकी दोनों की वांट्स का यहाँ पर कंबाइन करना, ट्रांजैक्शन करने के लिए दोनों की वांट्स का मैच होना ज़रूरी है। मतलब मेरे पास व्हीट है तो मुझे राइस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? राइस चाहिए। तो जिसके पास राइस होगा उसी को मैं व्हीट देकर राइस ले सकता हूँ। अभी तो मेरी तरफ से है ना। अब सामने वाले की तरफ क्या है? वो उसके पास राइस है, उसको भी व्हीट चाहिए अपने राइस के बदले में, तभी हमारी ट्रांजैक्शन पूरी हो सकती है। मान लीजिए उस बंदे को राइस के बदले में व्हीट नहीं चाहिए, उसको राइस के बदले में ब्रेड चाहिए खाने को। क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए खाने को, या फिर कपड़े चाहिए पहनने को, या फिर कोई अलग चीज़ चाहिए। तो मैं अगर व्हीट लेकर जाऊंगा तो क्या मुझसे वो एक्सचेंज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो मुझसे एक्सचेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी वांट या फिर नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम, वहाँ पर प्रॉब्लम तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी क्या ऐसा है क्या? अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको राइस चाहिए तो कुछ पैसे लेके जाओ, पैसे दो, राइस खरीद लो। आपको व्हीट चाहिए तो कुछ पैसे लेके जाओ, व्हीट चाहिए, व्हीट खरीद लो आप। ठीक है, अभी आपको ऐसा नहीं है ना नीड करना, क्योंकि अभी यहाँ पर उसको ज़्यादा इजी कर दिया गया। मैंने कहा जो यहाँ के ड्रॉबैक्स है बार्टर सिस्टम के, वही आपके मनी के क्या बन जाएंगे? फंक्शंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दो अलग प्रोडक्ट है। मान लिया आपके पास मुर्गियां हैं और उसके पास बकरे हैं, गोट है और आपके पास चिकन है। अब आप ये बताइए, आप सामने वाले को आपको चाहिए गोट, सामने वाले को चाहिए चिकन, तो आपको कितनी मुर्गियां या फिर मुर्गे जो हैं सामने वाले को देने पड़ेंगे? या फिर अगर आपके पास व्हीट है, आपको चाहिए राइस, तो आपको कितना व्हीट देना पड़ेगा कि वहां से आपको राइस मिल जाए, और कितनी व्हीट के बदले में कितना राइस आपको मिलेगा? तो ये मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अभी वेरी इजी है। आप पूछो भाई व्हीट कितने रुपए केजी है, क्या रेट चल रहा है, या फिर राइस कितने रुपए केजी है, तुरंत आपको मनी फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था उस वक्त, इसलिए मनी की जरूरत पड़ी। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। आज आपने किसी से मान लीजिए कपड़े लिए या फिर आपने राइस लिया, आज के टाइम पर आप उसको एक साल बाद कितना राइस आपको लौटाना है या आप आज डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफर्ड पेमेंट जो फ्यूचर पेमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ट्स का होना कंपलसरी है ना, वॉन्ट्स का एक्सचेंज होना कंपलसरी है। मुझे जो रिक्वायर्ड हो मुझे तुरंत मिलना चाहिए, फ्यूचर में नहीं मिलना चाहिए। मुझे व्हीट चाहिए और आपको राइस चाहिए, आपको राइस चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों का एक साथ उसी वक्त स्पॉट ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है कि मैं व्हीट दूं और आप मुझे राइस दें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको व्हीट दूं आपको कि एक महीने बाद मुझे राइस दूं। अरे भूख मुझे अब चाहिए, ज़रूरत मेरी नीड अभी है, तो एक महीने बाद नीड का क्या करना है। क्लियर है? डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोर करना वैल्यू का बड़ा प्रॉब्लम था, सेव करना। आपने पता लगा गेहूं जो है सेव करके लगा वो ख़राब हो गया, उसमें कीड़े लग गए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट काम है। अभी आप सब बेच दो, अभी आप मनी को स्टोर कर लो आसानी से, और उसका तब मन चाहे मार्केट से जाकर व्हीट खरीद सकते हो। एंड द लास्ट वन इज डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर, मान लीजिए आपने एक हाथी खरीदा है और उसके बदले में आपने कुछ चीज़ दी है। अब हाथी है यहाँ से मतलब दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ से पैदल पैदल हाथी को लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र और अपना उतना ही पैसा मुर्गियों को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। वरना क्या था भाई, मुझे मुर्गियों के बदले में हाथी चाहिए तो मुर्गियों को मुझे एक साल ले जाना पड़ा, पता लगा उसमें से कितनी मुर्गियाँ मर गई हैं। ऐसा नहीं है ना। अभी क्या है, पैसे रखो पॉकेट में, कार्ड रखो पॉकेट में, जाओ वहाँ पेमेंट करो और लेकर आओ। तो कितना ईजी हो गया है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो इन सब डिफिकल्टीज के बाद ही मनी का कॉन्सेप्ट आया था। नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मनी? मनी की कौन कौन सी फॉर्म्स है? बेसिकली मनी की फॉर्म्स की बात की जाए तो ब्रॉडली 4
टाइप्स में उसको, कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? फियाट मनी। अब फियाट मनी कौन सी होती हैं? फियाट मनी होती हैं विच आर इशूड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटी। एक कंट्री की अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको लीगली एक्सेप्ट करती है, उसको हम कहते हैं फियाट मनी। जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सा है? पेपर नोट्स है। अगर फियाट मनी का एग्जांपल देखा जाए तो पेपर नोट्स और कॉइन्स आपके जो हैं वो क्या है? हमारे फियाट मनी है। क्लियर है? फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी होता है मनी विच इज एक्सेप्टेड, ट्रस्ट बेस्ड होता है। क्या होता है? ट्रस्ट के बेस पे होता है कि दो लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके बीच में ट्रस्ट हो, एक दूसरे पर भरोसा करते हो, तभी वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगा, यानी मनी बनेगा, अदरवाइज वो मनी नहीं है। मान लीजिए आप जो है आपको कुछ परचेज करना है, लाइक कपड़े परचेज करने हैं एक शॉपिंग मॉल से, आप एक चेक बनाइए, चेक बना कर दीजिए उसको, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। तो चेक कौन एक्सेप्ट करता है? जो आप पे ट्रस्ट करता हो। तो फिड्यूशियरी मनी बेसिकली क्या होती है? मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे, उनके भरोसे के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चेक आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चेक आप यहाँ पर कह सकते हो। अब आप में से कोई कहेगा सर डीडी भी हो सकता है क्या फिड्यूशियरी मनी? नहीं, डीडी आपका फिड्यूशियरी मनी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो फिड्यूशियरी मनी इसलिए होता है उसमें ट्रस्ट बिल्डअप की ज़रूरत नहीं है। डीडी का मतलब है, चेक का मतलब क्या है? चेक में पहले आप साइन करते हो, ट्रांजेक्शन पहले करते हो, पेमेंट बाद में की जाती है। अकाउंट से पैसा बाद में डिडक्ट होगा जब सामने वाला बंदा उसको किसमें? बैंक में जाकर डिपॉजिट कराएगा। लेकिन डीडी क्या है? पहले अकाउंट में से पैसे कट कर उस डीडी की फॉर्म में आ जाते हैं, तो अब आपके लिए वो मनी ही है। आप जहां पर जाओगे उसको, जिसके ऑब्वियस ही बात है जिसका नाम है उसी के लिए वो मनी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी जिस मटेरियल से वो बनी हुई है उस मटेरियल को अगर आप तोड़ दो, फोड़ दो, पिघला दो, कुछ भी कर दो और मार्केट में उस मटेरियल को आप सेल आउट करने जाओ तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर 10 रुपये का कॉइन जो है, क्या है? कॉइन जो है, अगर उसको आपको तोड़ कर, उसको मरोड़ कर, उसको पिघला कर अगर आप मार्केट में बेचने जाओ तो उस मेटल की वैल्यू भी कितनी होगी? 10 रुपये ही होगी। उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। बेसिकली मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, उसमें क्या होती है? वो फुल बॉडीड मनी होती है। जैसे कि हमारे कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स। अब बात करते हैं क्रेडिट मनी की। क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी होती है कि जिस मटेरियल से वो बना है, जिस मटेरियल से वो बना है उसकी वैल्यू बहुत कम है और जो वो यूज़ कर रहा है उसकी वैल्यू यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बाहर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। लाइक 500 रुपीज़ नोट, अब 500 रुपीज़ नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको फाड़ दो, क्या 500 रुपीज़ वो कागज़ जो है 500 रुपीज़ में बिकेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो बेसिकली इस तरह की मनी को हम कहते हैं क्रेडिट, जहाँ पर मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा हो, या फिर आप कह सकते हो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जैसे यहाँ पर क्या होता है? पेपर नोट्स, उनको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी या फिर लिमिटेड। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? लीगल टेंडर मनी होती है जो ऑथराइज्ड हो एक गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी कहते हैं। अब लीगल टेंडर मनी में एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है आपका कि एक मैक्सिमम लिमिट तय है कि आप इतना ही पेमेंट कर सकते हो उसमें, उससे ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्या है? कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कॉइन्स क्या है? लिमिटेड टेंडर मनी है, यानी अगर कॉइन्स की फॉर्म में आप पेमेंट करना चाहते हो तो सामने वाला बंदा जो है वो 1000 रुपये ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर 1000 के बाद आप देना चाहो तो वो उसके पास लीगल राइट्स हैं, वो मना कर सकता है कि नहीं, मुझे नहीं लेना। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं आपके पेपर नोट जिन पे कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप 1000 से ऊपर 1500, 2000, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई भी पैसा आप देते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा आप देते हो, लाइक आप 2000 रुपये दे रहे हो और सामने वाला मना कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, तो वो वहाँ पर उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, वो वहाँ पर आप उसको सू कर सकते हो कोर्ट में, उसको क्लेम कर सकते हो कि आप कि वो गलत नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी के अंदर वो चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो पेपर नोट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है और कॉइन्स क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1000 रुपीज़।
सो मनी, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी है क्या? सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली है स्टॉक कॉन्सेप्ट है. स्टॉक कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट क्लास में मैक्रो में पढ़ाया था मैंने, अगर याद हो. स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट आपका होता है विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो, उसको हम स्टॉक कहते हैं. तो मनी सप्लाई को हम क्या मेजर कर सकते हैं? यस, मेजर कर सकते हैं. आरबीआई आपको बता सकता है कि मैंने इतने नोट प्रिंट आउट किए हैं, इतने कॉइन्स हैं गवर्नमेंट के पास और इतने मेरे पास रखे हुए हैं और बाकी के सर्कुलेट कर रहे हैं एक इकोनॉमी में. तो वो बता सकते हैं कि मनी सप्लाई ओवरऑल मार्केट में कितनी हो रही है. क्लियर है? तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ये क्या? इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स. यानी किसी भी टाइप की मनी हो, वो पूरी मनी बैंक के पास हो, एक इंडिविजुअल के पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, किसी के पास भी हो, एक मार्केट में जो सर्कुलेट कर रही है, सेविंग्स की बात नहीं कर रहा, जो सर्कुलेट कर रही है, चाहे वो सेविंग्स के फॉर्म में किसी एक इंडिविजुअल के पास पूरे मार्केट में जो मनी है, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई. हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. क्या है? हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. उसको अब वो पीपल एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी हो, उसके पास जो पैसा है उस सारे पैसे को हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं. क्लियर है कि नहीं है? याद रखिए, द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द कंट्री. याद रखिए, जो सप्लायर्स के पास यानी प्रोड्यूसर्स के पास जो मनी को मार्केट में सप्लाई करने वाले होते हैं, अगर उनके पास जो पैसा रखा हुआ है उसको हम मनी सप्लाई के अंदर कंसिडर नहीं करते. जैसे कि आरबीआई के पास अगर पैसा है तो उसको मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं मानेंगे. कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा, बिकॉज दीज आर द क्रिएटर्स, सप्लाई को क्रिएट करते हैं. गवर्नमेंट जो है, अगर इनके पास पैसा है तो हम उसको मनी सप्लाई के अंदर कैलकुलेट नहीं करते. याद रखिएगा, कौन कौन सप्लायर्स या फिर प्रोड्यूसर्स, कौन कौन? आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स. क्लियर है? जैसे कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, जिसमें आपका आरबीआई भी आता है और आपका इसमें अदर कमर्शियल बैंक्स भी आ जाती हैं. अदर कमर्शियल बैंक्स भी इसमें आ जाती हैं. ठीक है? जितना भी बैंकिंग सिस्टम, उनके पास जो पैसा है उसको हम कंसिडर नहीं करते मनी सप्लाई. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. मनी सप्लाई सिर्फ वो पैसा है, उस पैसे को कंसिडर करते हैं जो एक पब्लिक के पास है. सप्लायर्स कौन कौन होते हैं? या आपकी आरबीआई हो गई, गवर्नमेंट हो गई या फिर कमर्शियल बैंक्स हो गई, इनके पास पैसे को हम मनी सप्लाई के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं. क्लियर है? नाउ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को बेसिकली हम 4 फॉर्म्स में मेजर करते हैं, 4 टाइप से मेजर में, M1, M2, M3 एंड M4. वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो मेजर है हमारा वो है M1. M1 ही आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हम आज की क्लास में M2 भी डिस्कस करेंगे, M3 भी डिस्कस करेंगे और M4 भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात, जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है M1. M1 क्या होता है? M1 इज इक्वल टू C प्लस GD प्लस OD. C क्या है? C है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक या फिर करेंसी विद द पब्लिक. यानी नॉर्मल रेजिडेंस, चाहे वो फर्म हो, चाहे पब्लिक हो, कोई भी हो, उस एक इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, उसके पास जितना भी करेंसी उसके पास है वो होल्ड किए हुए हैं, उन सारी करेंसीज को हम कंसिडर करेंगे. दूसरा है डीडी. डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट टू द विद द कमर्शियल बैंक्स. उन्हीं लोगों ने अपना पैसा जो है कमर्शियल बैंक्स के पास जमा किया हुआ है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे M1 में. और नेक्स्ट है अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स किसके साथ? विथ आरबीआई. अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई. अब आरबीआई के साथ कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा अगर आरबीआई के पास है, जैसे कि नबार्ड, तो उसको हम कंसिडर करते हैं. दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स. फॉरेन गवर्नमेंट्स का या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का अगर आरबीआई में कुछ पैसा जमा है तो इसको इंक्लूड करते हैं. द नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. तो इंटरनेशनल का अगर पैसा आरबीआई के पास है उसको हम अदर डिपॉजिट्स में लेते हैं. तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं. कौन कौन सी? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई. अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन? एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रही है लाइक नबार्ड, उसका पैसा जमा हो, एक इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा जमा हो, या फिर किसी अदर गवर्नमेंट जो है उसका पैसा जो है इंडिया के आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा हो, उसको इंक्लूड किया जाता है. तो ये है हमारा, इसको याद रखिएगा,
ये है हमारा M1 कॉन्सेप्ट और या फिर M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई आपका क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं अदर डिपॉजिट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। एक गवर्नमेंट का, खुद की गवर्नमेंट का पैसा यानी इंडियन गवर्नमेंट का पैसा अगर आरबीआई के साथ जमा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, यानी जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स का पैसा आरबीआई के यहाँ जमा है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखिए कौन सी बैंक्स का करेंगे, इंटरनेशनल बैंक्स का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, या फिर अदर कंट्री का जो है उनका पैसा अगर आरबीआई के साथ जमा है तो उनको इंक्लूड करेंगे। कमर्शियल बैंक्स का पैसा या फिर गवर्नमेंट का खुद का पैसा जमा आरबीआई में, उसको हम अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। अदर जो मेजर्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, M2 में कौन सा आता है, M1 को कंसिडर करेंगे, प्लस डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अभी आप इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है बिकॉज बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। इन अर्लियर इट वाज वेरी फेमस, पोस्ट सेविंग अकाउंट एक ओपन होता था पोस्ट ऑफिस के अंदर। ओके, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता था, एक बैंक अकाउंट ही ओपन होता था बेसिकली। तो उसको अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा M2 बन जाता है M1 के साथ। M3 क्या है, M1 में याद रखिए M1 में टर्म डिपॉजिट्स अगर हम डाल दें, टर्म डिपॉजिट यानी FD फिक्स्ड डिपॉजिट्स को अगर इंक्लूड कर दें तो हमारा M3 मेजर बन जाता है। और M4 में क्या है, सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दें, यानी M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस, यानी ये सभी चीज़ इंक्लूड हो गया। M3 में टर्म डिपॉजिट्स हो गए, M1 हो गया, और साथ ही साथ में आपका जो बचा टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, उसको भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, M4 मेजर बन जाता है। क्लियर है। नाउ एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री क्या होता है, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज क्या होता है, एक कंट्री का क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए M3 मेजर जो है क्या है, M3 मेजर जो है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं एक कंट्री का अगर उसमें क्या है आपका M3 को। याद रखें एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स किसको कहा जाता है, M3 मेजर्स को, मेजर ऑफ मनी सप्लाई को कहा जाता है ना। नेक्स्ट, हु सप्लाइज मनी, मैंने आपको बताया मनी सप्लाई कौन करता है, सप्लायर्स कौन कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट इज आरबीआई इन इंडिया, कमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। तो सप्लायर्स कौन कौन से हैं, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, और इन तीनों सप्लायर्स के पास जितना भी पैसा है उस पैसे को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया, कौन गवर्न करता है नोट इशू करने के लिए इंडिया में, तो आप आंसर करोगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन इशू करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इशू करता है। आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, आरबीआई को करती है प्रिंसिपल, लेकिन याद रखिए आरबीआई जो है वो सिर्फ नोट्स को सप्लाई करती है। अगर बात की जाए कि कॉइन्स को कौन सप्लाई करेगा तो आप लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉइन्स को सप्लाई करती है। लेकिन अगर आप किसकी बात करें, अगर आप नोट्स की बात करें, पेपर नोट्स की बात करें, तो आरबीआई उसको सप्लाई करता है। क्लियर है। आरबीआई इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना होता है, कम से कम एक एसेट के फॉर्म में 200 करोड़ रुपए का टोटल होना चाहिए, जिसमें से कम 115 करोड़ का आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, गोल्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, गोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, और बाकी का आपका फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है। अगर टोटल स्टॉक आपके पास 200 करोड़ है तो इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बाद अब आप जो है अपनी करेंसी क्या करते हो, प्रिंट कर सकते हो, या फिर अपनी करेंसी जो है मार्केट में सप्लाई या फिर इशू कर सकते हो। ओके, याद रखिएगा ये अमाउंट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 एंड गोल्ड कितना होना चाहिए, 115 होना चाहिए, 115 करोड़ की वैल्यू का। नहीं, कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे, नेट डिमांड डिपॉजिट्स को ही मनी सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। M1 मेजरमेंट की अगर बात की जाए, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, नॉट द टर्म डिपॉजिट्स।
तो जब हम M1 की बात करते हैं, DD जहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स है, वहाँ पर टर्म डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। टर्म डिपॉजिट्स मींस फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम FD भी कहते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करना है। उसको इंक्लूड करने के लिए हम M3 मेजर लेते हैं। कौन सा मेजर लेते हैं? M3 मेजर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी? ये स्मॉल कॉन्सेप्ट है जानने के लिए। What is bank money and high powered money? बैंक मनी क्या होती है? बैंक मनी होता है रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स और चेकेबल डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। बैंक मनी वो है जो कभी भी एक इंडिविजुअल बैंक के पास जाकर कभी भी अपनी डिमांड के अनुसार वो पैसे उनसे ले सकता है, यानी बैंक के पास जो पैसा है उसको हम कहते हैं बैंक डिपॉजिट्स। हाई पावर्ड मनी कौन कौन सी होती है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वोल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक्स जो अपने वोल्ट्स में रखा हुआ है, और साथ साथ में कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द RBI। RBI के पास जितना भी रिजर्व कमर्शियल बैंक्स का रखा हुआ है, उनका सेविंग रखा हुआ है, इन सबको इंक्लूड कर कर हम क्या कहते हैं? उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। क्लियर है? और लास्ट वन, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद RBI को हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी बेस कहते हैं, या फिर बेस मनी इन द इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक कमर्शियल बैंक आपको स्टार्ट करना है तो आपको एक RBI के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर RBI के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हो, उसमें एक मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप बैंकिंग सिस्टम जो है रन कर सकते हो। ठीक है, तो उसी पैसे को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मॉनेटरी बेस कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो है था मनी एंड बोरोड मनी एंड बैंक मनी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। नैरो मनी, अगर हम M1 और M2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? M1 की और M2 मेजर की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नैरो मनी, यानी नैरो कॉन्सेप्ट कहते हैं मनी का। अगर हम M3 और M4 की बात करते हैं मेजर ऑफ सप्लाई की, तो ये क्या है? ब्रॉड मनी कहलाता है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है नैरो मनी में कौन कौन सा मेजर आता है, तो याद रखिए M1 और M2 आता है, ब्रॉड मनी में M3 एंड M4 आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो we have completed here the money and money supply concept. Very easy topic tha. I hope you have understand the basic concepts of money and money supply. Okay, so in the next class we will be starting our banking system and how commercial banks create money in the economy. Okay students, thank you.